जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, मिस्त्री बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रिय मित्रों, जो हमारे मित्र और मिस्त्री बहनें उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उन सभी के लिए मैंने हिंदी ताबड़तोड़ क्लासेस स्टार्ट कर दी है और सिर्फ आपको फास्ट रिविजन करना और कुछ नहीं करना है। पहला वाला वीडियो वर्ड विचार का पढ़ चुका है। जैसे जैसे आपको उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में आते हैं दोस्तों, प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं उन तमाम भूमिकाओं पर चर्चा किया हूं। जाके प्लेलिस्ट में देखिएगा, आपको हमेशा हमेशा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए हिंदी के टॉपिक वहां पढ़े हैं। वर्ड विचार का पहला टॉपिक करके और वो वीडियो आप तक पहुंच गया है, आप उसको देखिए। आज हम स्वर को कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद महत्वपूर्ण भूमिकाओं पर, व्यंजन पर हम चर्चा करेंगे, कैसे कैसे प्रश्न कहां से आते हैं। तो दोस्तों, फिर आज हम स्वर के बारे में ही चर्चा करेंगे प्रिय साथियों, और स्वर के बारे में चर्चा करेंगे जो अगला टॉपिक था। यानी प्रिय साथियों, अगर आपके एग्जाम में आ जाए अलिजीवा, अलिजीवा, अलिजीवा को ही क्या कहा जाता है दोस्तों? जीव कहा जाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अलिजीवा को ही जीव कहा जाता है। और याद रखना, काकल्यवर्ण अगर पूछ लिया जाए प्रिय साथियों, काकल्यवर्ण बहुत पूछा जाता है। काकल्य वर्ण किसे कहा जाता है? तो काकल वर्ण किसे कहा जाता है को कहा जाता है दोस्तों। जो एग्जाम में आएगा वही प्रश्न मैं बता रहा हूँ, भली भांति इस प्रश्नों को समझो। काकल वर्ण किसे कहा जाता है को क्यों कहा जाता है, रीजन सब कुछ मैं बताऊंगा। आइए पहले हम देखेंगे अलिजीवा यानी जीव की क्रियाशीलता, की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण यानी जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है प्रिय साथियों? उनको 3 भागों में बांटा गया है। यानी हमारे हिंदी भाषा भाषी के जो विद्वान साथी थे उन्होंने कहा कि 11 स्वर में से ऐसे कौन कौन से स्वर हैं जिनको पढ़ते समय हमारी जो जीभ है, अलिजीवा है, अलग अलग तरीके से मूवमेंट करती है, क्रियाशील होती है दोस्तों। उसको 3 नाम उन्होंने दिया। पहला नाम होता है दोस्तों, याद रखिएगा, अग्रस्वर, अग्रस्वर। दूसरा नाम क्या है दोस्तों? मध्यस्वर। और तीसरा नाम क्या है प्रिय साथियों? पश्च स्वर है। जी हाँ, जरा देखिए, मेरा कहने का मतलब यह है कि 11 स्वर हैं। यही आ, ई, उ, री, ए, ओ और क्या दोस्तों? और 11 स्वर है। अग्रस्वर किसे कहा जाएगा? मान लीजिए दोस्तों, ये जीव है, ये जीव है। एक प्रकार से आप अपने मानस पटल में इमेजिन करिए, इसको कल्पना करिए दोस्तों, ये जीव है। कह रहा अग्रस्वर, ऐसा 11 स्वरों में से कौन सा स्वर है जिसका उच्चारण करते समय, यानी जिनको पढ़ते समय जीव का ना तो पिछला भाग ना तो मध्य भाग, सिर्फ अगला भाग मूवमेंट हो, क्रियाशील हो, उसी को अग्रस्वर कहा जाता है दोस्तों। मध्य स्वर किसे कहा जाता है? जब जीव का ना तो पिछला भाग ना तो अगला भाग, सिर्फ बीच वाला भाग मूवमेंट हो। आप लोग को समझना, जब बीच वाला भाग मूवमेंट हो उसी को क्या कहा जाएगा? मध्य स्वर। जी हाँ। पश्च स्वर किसे कहा जाता है दोस्तों? जब जीव का, बहुत ध्यान सुनिएगा, पश्च स्वर किसे कहा जाता है? जब जीव का ना तो अगला भाग ना तो मध्य भाग, सिर्फ और सिर्फ पिछला वाला भाग मूवमेंट हो, क्रियाशील हो, तो उसी को क्या कहा जाता है? पश्च स्वर कहा जाता है दोस्तों। अब जरा ध्यान से सुनिए, मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था दोस्तों, अग्रस्वर किसे कहा जाता है या मध्य स्वर किसे कहा जाता है, पश्च स्वर किसे कहा जाता है या केंद्रीय मध्य स्वर किसे कहा जाता है। ऐसा कौन सा स्वर है जिसकी मात्रा नहीं होती है दोस्तों? छोटा ए की कोई मात्रा नहीं होती, इसी को केंद्रीय या मध्य स्वर कहा जाता है, हमेशा याद रखना। तो याद रखना, यहाँ हम क्या रखेंगे? छोटा ए को यहाँ रख देंगे। और ध्यान से सुनना, क्योंकि केंद्रीय या मध्य स्वर इसी को कहा जाता है। कुछ नहीं करना है प्रिय साथियों, ए को निकाल दीजिए। अब बाकी बचे कितने? 10 स्वर बचे। 10 स्वरों में से ऐसे कितने स्वर हैं, ऐसे कितने स्वर हैं जिसको लिखते समय तीर जैसी आकृति बनती है? देखो, बड़ा आ को लिखोगे तीर जैसी आकृति बनेगी, छोटा ऊ को लिखोगे तो तीर जैसी आकृति बनेगी, बड़ा ऊ को लिखोगे तो तीर जैसी आकृति बनेगी, ओ को लिखोगे तो क्या बनेगी? तीर जैसी आकृति बनेगी।
औ को लिखोगे तो क्या बनेगी, तीन जैसी आकृति पहले आपको बनानी पड़ेगी, तब उस रास्ते से आप गुजरेंगे, मात्रा लगाओगे। ये क्या होता है दोस्तों, आगत स्वर। आगत स्वर जिसे विदेशी भाषा का स्वर कहा जाता है, जिसे गृह स्वर कहा जाता है, जिसे मेहमान स्वर भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, आता है आपके एग्जाम में। जी हाँ, आइए। तो मेरा कहने का मतलब यह है, जिसमें तीन जैसी आकृति बने वो सभी के सभी पद स्वर होते हैं। याद रखने का तरीका, बड़ा, ऐसे लघु, दीर्घ, ओ और क्या दोस्तों, औ। याद रखना प्रिय साथियों, हमेशा हमेशा इसके साथ ये भी अगर पूछ लिया जाए कि आगत स्वर किसमें आता है, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, तो याद रखना किसमें आता है, पश्च स्वर में ही आता है प्रिय साथियों। जी हाँ, मध्य स्वर हो गया। बाकी अग्र स्वर जितने भी हमारे बचे वो अग्र स्वर में आते हैं, कभी गलत मत करना। तो क्या बचा यहाँ दोस्तों, हम रख सकते हैं ई, फिर क्या रख सकते हैं ए, फिर क्या रख सकते हैं रे। तो 2 2 4 1 5 1 6 2 8 2 10 1 11 हो गए, और अगर स्वर तो यहाँ आता ही है। एक बार इसकी साथ लो दोस्तों, परेशान मत होना प्रिय साथियों, फास्ट रिवीजन कराएंगे, तहलका मचाएंगे हिंदी व्याकरण में, महत्वपूर्ण बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। चलो फटाफट चलते हैं अगले टॉपिक पर। आज स्वर हम कंप्लीट कर देंगे दोस्तों, व्यंजन में जहां से प्रश्न आते हैं उस पर हम आपसी वार्तालाप करेंगे, परेशान मत होइएगा आप लोग। और हिंदी व्याकरण मैंने कहा है जब 20 दिन में पूरा कराने के लिए, 20 दिन में दोस्तों पूरी हिंदी व्याकरण हम कंप्लीट कराएंगे, जो आपको उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में आ रहा है। परेशान मत होना, सिर्फ आप पढ़ो, धैर्य के साथ पढ़ो, मेरी ये गारंटी है। चलो अगला देखो, प्रश्न जो आता है दोस्तों, इसी में आता है तालु। तालु की क्रियाशीलता, तालु की क्रियाशीलता, या ऐसे देगा तालु की स्थिति। दोनों बात सही है, एग्जाम में आए तो गलत मत करिएगा। तालु की क्रियाशीलता या तालु की स्थिति दे, लेकिन ज्यादातर दोस्तों फर्स्ट प्रायोरिटी हम इसी को देते हैं कि तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण। और प्रिय साथियों याद रख लेना, यहाँ से प्रश्न बहुत आता है। बच्चे क्या सोचते हैं कि स्वर में 11 स्वर भी पूछे जाते हैं, नहीं, स्वर में यहाँ से प्रश्न आता है, वो देता है अलग अलग, तो गलत मत करना। इसके आधार पर कितने भागों में वर्गीकरण किया जाता है, 4। एक होता है विद्यार्थीगण समृद्ध स्वर, जी हाँ समृद्ध स्वर होता है। फिर क्या होता है, अर्ध समृद्ध स्वर होता है। फिर क्या होता है प्रिय साथियों, विपरीत स्वर होता है। फिर क्या होता है, अर्ध विपरीत स्वर होता है। फिर क्या होता है, अर्ध विपरीत स्वर होता है प्रिय साथियों। तो जरा देखो, ये 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं दोस्तों। ये 11 स्वर है, जरा देखते जाओ, आ ई उ री ए ओ, और क्या होते हैं, और होते हैं 11 स्वर होते हैं। लेकिन इन 11 स्वरों में कैसे कैसे आप बैठाओगे। तालु की स्थिति, तालु किसे कहा जाता है दोस्तों, आइए उस पर हम चर्चा करते हैं। तालु उसे कहा जाता है ना, हमेशा और हमेशा याद रखना, जो जीभ का ऊपरी भाग है, याद रखिएगा जीभ का ऊपरी भाग है। जैसे हम ओज वर्ण पढ़ते हैं, ट ठ ड ढ ड, तो देखो हमारी अलजीबा जाके मुड़कर तेजी से झटका देती है। दांत का ऊपरी वाला हिस्सा, दांत का ऊपरी वाला हिस्सा, बाहर से नहीं अंदर से ऊपरी वाला हिस्सा, याद रखना वही होता है तालु। तालु की स्थिति के आधार पर तो जरा देखो, अब हम बात करेंगे कैसे कैसे इसको याद करोगे। तो समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर, विपरीत स्वर। विपरीत का मतलब होता है खुला, क्या होता है, खुला। 11 स्वरों में से कौन सा ऐसा स्वर है जिसको पढ़ोगे तो हमारा मुखाग्र सबसे ज्यादा खुलेगा। याद रखिएगा, आ, आप पढ़ते हो बड़ा आ पढ़ते समय हमारा मुख सबसे ज्यादा खुलेगा। विपरीत का मतलब होता है खुला, मुंह सबसे ज्यादा किसमें खुलेगा, तो याद रखिएगा आ में खुलेगा। बस यहाँ यही रखना था दोस्तों। हम हमारे घर परिवार में छोटा बच्चा होता है, कम समझदार होता है, नादान होता है, गले के बच्चे के गले में कोई इन्फेक्शन हो जाते हैं, बच्चा किसी चीज को निगल जाता है, या बच्चे के गले में कोई चीज फंस जाती है, तो हम अपने नजदीकी चिकित्सालय में डॉक्टर महोदय के पास जाते हैं। डॉक्टर महोदय बच्चे से कहते हैं, बेटा जरा आकर
क्या डॉक्टर महोदय इन 11 स्वरों में से सिर्फ आ का ही उच्चारण उन्होंने क्यों कराया? क्योंकि डॉक्टर महोदय को पता है कि 11 स्वरों में से सिर्फ आ का उच्चारण कराएंगे तो बच्चा मुंह सबसे ज्यादा खुलेगा और बच्चे के गले में फंसी हुई चीजों को हम देख पाएंगे या इन्फेक्शन को देख पाएंगे। आइए अब देखो, अर्ध का मतलब होता है आधा, अर्ध का मतलब होता है आधा, विपरीत का मतलब होता है खुला, आधा खुला। दोस्तों विपरीत का मतलब होता है खुला, अर्ध का मतलब आधा खुला। इसका सजाती पद क्या होगा? दीर्घा का छोटा, इसमें ये छोटा आ रख देते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब देखो दोस्तों, संयुक्त स्वर हमारे कितने होते हैं? 4 होते हैं। संयुक्त स्वर कितने होंगे? 4 होंगे प्रिय साथियों। जी हाँ, संयुक्त स्वर में से 4 में से जो अ और औ होते हैं, क्या होते हैं? अ और औ होते हैं प्रिय साथियों। याद रखना, ये जो हमारे वृद्धि संधि में भाग लेते हैं। जी हाँ, वृद्धि संधि में भाग लेते हैं। तो इन दोनों को जो आप पढ़ोगे ना, एक मात्रा इससे इस पे एक्स्ट्रा है और इस पे एक मात्रा इससे एक्स्ट्रा इस पे है, तो इन दोनों को हम कहाँ रख देंगे? इसमें रख देंगे, अ और औ को। जी हाँ, ये 4 होते हैं संयुक्त स्वर। और अब बच्चे ये ए और ओ, ये कहते हैं भैया हम जब अर्ध विपरीत में 2 लोग चले गए तो 2 लोग बचे, हम लोग कहाँ जाए? ये लोग भी अर्ध वाले में जाएंगे, यानी यहाँ, यानी ए और ओ इसमें रख देना है। एक तो अ और इसमें आए अर्ध विपरीत वाले में, एक तो इसका जोड़ा ए और ओ आया कहाँ? अर्ध समृद्ध वाले में। बाकी दोस्तों अब आइए, समृद्ध का मतलब क्या होता है? समृद्ध का मतलब होता है बंद होता है प्रिय साथियों। क्या होता है? बंद होता है। यानी ऐसे कितने स्वर हैं दोस्तों जिनको पढ़ते समय हमारा मुखार ज्यादातर स्थिति में बंद होता है। बंद तो नहीं रहता है पर बंद स्थिति में होने वाला होता है जब पढ़ते हैं, यानी ज्यादा मुंह खोलने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे ई ऐसे आता है ना। तो आइए जरा देखते हैं। तो जरा देखो यहाँ क्या रखोगे, और जितने भी बचे हैं देखो, ई उ री। अब जरा देखो यहाँ कितने आए? 3, 1 4 2 6, 6 5 कितने हो गए? 11। कैसे बैठाया मैंने, आपको कुछ भी नहीं समझना है। और अर्ध समृद्ध, अर्ध समृद्ध का मतलब क्या है दोस्तों? यहाँ आधा बंद, आधा बंद। ये देखो, अर्ध समृद्ध का मतलब क्या? आधा बंद। तो आपको ये ध्यान देना है, विपरीत का मतलब होता है खुला, अर्ध विपरीत का मतलब आधा खुला, और समृद्ध का मतलब बंद होता है, अर्ध समृद्ध का मतलब आधा बंद। यानी समृद्ध का विलोम क्या होता है? विपरीत होता है। विलोम है एक दूसरे के दोस्तों, याद रखिएगा। समृद्ध का विलोम क्या होता है? विपरीत। आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन करेगा, कैसे करेगा? पूछेगा अर्ध विपरीत स्वर निम्न में से कौन सा है? तो इन तीनों को आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए। आपसे पूछेगा 4 ऑप्शन देगा, बताओ विपरीत स्वर कौन सा होता है? तो बड़ा आ होता है। अर्ध समृद्ध स्वर कौन होता है? ए ओ होता है। बाकी समृद्ध स्वर क्या होते हैं? ई उ और क्या होते हैं? री होते हैं प्रिय साथियों। जी हाँ, इसकी साथ लीजिए एक बार आप। चलो अगले नंबर पर हम चलते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है और स्वर से आपके एग्जाम में प्रश्न आते ही आते हैं और आपको पढ़ना है, बहुत भली भांति पढ़ना है ना? चलिए आइए जरा देखते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों अगले वाले स्वर पर। हवा के नाक एवं मुंह से निकलने के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, उसी को कहते हैं अनुनासिकता के आधार पर। ऐसे लिख देते हैं दोनों प्रकार से। हवा के नाक एवं मुंह से निकलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। हवा के नाक एवं मुंह से निकलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। सुन लो बार बार, कहीं कहीं हमारे राइटर लोग इसको हवा के नाक एवं मुंह से नहीं कर ऐसे कर दिए हैं कि ध्वनि के नाक एवं मुंह से। प्रश्न कैसे भी आए पर गलत नहीं करना है। अगर ये डिफिनेशन ना आकर आपके एग्जाम में प्रिय साथियों ऐसे आ जाए, क्या अनुनासिकता के आधार पर
जी हाँ, अनुनासिकता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से हुआ है? तो 2 प्रकार से, चाहे वो कहे चाहे वो कहे, है ना। एक होता है दोस्तों अनुनासिक, एक होता है अनुनासिक। एक बार इसके साथ अपने साथियों, जी हाँ, चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं। एक होता है प्रिय साथियों अनुनासिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अनुनासिक, और क्या होता है निरनुनासिक। एक होता है अनुनासिक, एक होता है निरनुनासिक। अनुनासिक का मतलब क्या होता है, याद रखना। अनुनासिक का दूसरा नाम होता है चंद्र बिंदु। इसका दूसरा नाम क्या होता है प्रिय साथियों? चंद्र बिंदु होता है, और इसका सिंबल जो होता है ये होता है। अनुनासिक का दूसरा नाम क्या होता है? चंद्र बिंदु। और अनुनासिक का विलोम जो होता है प्रिय साथियों, अनुनासिक का जो विलोम होता है, अनुनासिक का जो विलोम होता है, अनुनासिक का जो विलोम होता है वो होता है अनुस्वार होता है। जी हाँ, अनुस्वार होता है। इसका सिंबल ए होता है। भली भांति आप समझो। पहले निरनुनासिक का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से सुनिए। हमेशा और हमेशा निर का मतलब यहाँ क्या होता है, उपसर्ग लगा है। निर का मतलब होता है के बिना। के बिना क्या लिखा है दोस्तों? निर लिखा है। निर का मतलब होता है के बिना, और यहाँ लिखा है नुनासिक। यहाँ अगर अन उपसर्ग निकाल दो तो यहाँ भी नासिक, और यहाँ देखो अगर निर निकाल दो और नु निकाल दो तो यहाँ भी नासिक बचेगा। तो दोस्तों नाक से हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। हर चीज तो यही होना चाहिए। नाक से क्या लेते हैं? नासिक। नासिक का मतलब नाक, यानी हवा के नाक या मुंह से निकलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। लेकिन कुछ विद्वान साथियों ने दिया ध्वनि के मुंह के, ध्वनि के नाक या मुंह से निकलने के आधार पर। तो आइए एग्जाम में जैसे प्रश्न आए वैसे आपको करना है, बस इनको समझना है। दोस्तों देखिए 11 स्वर है, कैसे समझोगे? देखो आ ई उ ई और क्या है दोस्तों? औ। यानी ये 11 स्वर है। 11 स्वर आप कैसे समझोगे कि कौन अनुनासिक होगा कौन निरनासिक होगा? याद रखना विद्यार्थी का निरनुनासिक दिया है। निरनुनासिक यानी के बिना। किसके बिना? चंद्र बिंदु के बिना। चंद्र बिंदु के बिना, चंद्र बिंदु के बिना, के बिना जो स्वर प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं उन्हीं को याद रखिएगा निरनुनासिक कहा जाता है। चंद्र बिंदु के बिना जो स्वर प्रयोग किए जाते हैं उन्हीं को निरनुनासिक किया जाता है। और अनुनासिक चंद्र बिंदु के साथ साथ जो प्रयोग किए जाते हैं, याद रखना इस चंद्र बिंदु है ना, तो ये चंद्र बिंदु के साथ साथ जो चंद्र बिंदु के साथ साथ जो प्रयोग किए जाते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? अनुनासिक कहा जाता है। दोस्तों ईमानदारी से बताना इन 11 स्वरों में से किसके साथ चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जा सकता है? आइए हम भली भांति बताते हैं। याद रखना जिसके जिसके साथ किया जाएगा वो सब बता रहे हैं। तो देखो ये छोटा ए के साथ किया जाएगा, जैसे बड़ा ए के साथ किया जाएगा। जैसे हम लिखते हैं आंचल, जैसे हम लिखते हैं आंचल, जैसे हम लिखते हैं आंख, जैसे हम लिखते हैं दांत। दांत लिखेंगे, दांत लिखेंगे तो दा में कौन सा स्वर निकलेगा? आ। यहाँ देखो आंख, दांत, ऐसे आंख, तो अंचल ऐसे आएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी बात बताऊंगा, कई कैसे बताने वाला हूं। हमेशा और हमेशा यहाँ छोटा उ स्वर भी एक है, यहाँ मैंने नहीं लिखा बीच में, यहाँ छोटा उ स्वर भी होता है, लेकिन छोटा उ के ऊपर नहीं, बड़ा उ के ऊपर। जैसे ऊंचा यहाँ भी करते हैं, याद रखिएगा प्रिय साथियों, कभी गलत मत करना। और
हमेशा और हमेशा याद रखना, हमारा जो ये है, देखो ये यहाँ भी करते हैं, यहाँ भी हम चंद्रबिंदु का प्रयोग करते हैं। लेकिन प्रिय साथियों, इन चीजों को रखने से पहले हम एक तरीका आपको बता रहे हैं, बहुत अच्छा तरीका बताएंगे। और इसके साथ साथ अभी आपको एक नया तरीका बता रहे हैं, री के साथ भी होता है, अभी आपको मालूम नहीं होगा, बर्तनी में आता है और आपकी किताबों में भी मिलेगा, गलत मत करिएगा। अब तरीका बता रहे हैं क्या, ऐसे जितने स्वर हैं जिनकी मात्रा शिरोरेखा के नीचे लगती है, देखो इनकी मात्रा शिरोरेखा के नीचे लगेगी, यानी ए की तो कोई मात्रा ही नहीं होती, आपको पता है ए की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन इसकी मात्रा नीचे लगती है। बड़ा की मात्रा ये है नीचे, लेकिन छोटी की मात्रा क्या होती है, देखो ये शिरोरेखा के ऊपर लगती है। बड़ी की मात्रा देखो शिरोरेखा के ऊपर लगती है, लेकिन छोटा ऊ की मात्रा जो लगेगी ऐसे लगेगी, बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे लगेगी, री की मात्रा ऐसे लगेगी। यहाँ देखो ए की मात्रा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ ए की मात्रा, अब आपको कैसे पता चलेगा, हमने यहाँ लगा भी दिया था, अब इसके साथ होगा कि नहीं होगा अभी आप जान जाओगे। इसकी मात्रा ऐसे लगती है, इसकी मात्रा ऐसे लगती है, इसकी मात्रा ऐसे लगती है, इसकी मात्रा ऐसे लगती है। आइए, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं प्रिय साथियों, जिनकी मात्रा शिरोरेखा के नीचे है, सबसे पहली बात बता दे रहा हूं, जिनकी मात्रा शिरोरेखा के नीचे है, जिनकी मात्रा शिरोरेखा के नीचे है मित्रों, याद रखिएगा, उन सभी के साथ हमारे चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाता है मित्रों। छोटा ए के साथ, बड़ा ए के साथ, देखो यहाँ छोटा ऊ के साथ, बड़ा ऊ के साथ। अभी तो आपको ऐसे लगता था, लेकिन अब यहाँ सब पता चल जाएगा आपको। तो इसका मतलब हम यहाँ लिख दे रहे हैं छोटा बड़ा दोस्तों, और इसके साथ साथ जिनकी मात्रा शिरोरेखा के नीचे है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, फिर ऐसे हमने लिख दिया री, फिर याद रखना अब क्या बचा, यानी इस पर मैंने लगाया था, इस पर एक ही मात्रा होती है, लेकिन जैसे हमने लिखा कोशिकाएं, पुस्तकें नहीं लिखे, पुस्तकाएं, तो याद रखना दोस्तों, यहाँ भी चंद्रबिंदु का प्रयोग होता है। तो गलत मत करना, जैसे हम बता रहे हैं वैसे आपको लिख लेना है, और बाकी जितने भी हमारे बचे ना, यहाँ निम्नासिक में लिख देना दोस्तों। बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, निम्नासिक में लिख देना। बाकी जिनकी मात्रा शिरोरेखा के ऊपर है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ई, फिर क्या लिखेंगे दोस्तों, ए, ओ, और क्या, और लिखेंगे। अब जरा देखो, ये कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, अपडेटेड चीजें बता रहा हूं मित्रों, याद रखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्वर हो गए। अगर जिन शिरोरेखा के ऊपर मात्रा है इस स्वर में, इसके साथ चंद्रबिंदु का प्रयोग नहीं कर सकते हो मित्रों, इसके साथ चंद्रबिंदु का प्रयोग नहीं कर सकते हो। इसके साथ अगर आप करोगे, इसके साथ यदि आप करोगे ना, तो सिर्फ अनुसार का प्रयोग कर सकते हो। किसका, अनुसार का। जैसे हम बड़ी में लिखे ईंधन, ईंधन मैंने लिख दिया दोस्तों, ईंधन लिखा मैंने, है ना। ऐसे ओ, औरों, इन्हें, उन्हें, जैसे मैंने लिखा उन्हें, देखो। तो जिन शिरोरेखा के ऊपर मात्रा है उनके साथ हम अनुसार का प्रयोग कर सकते हैं, अनुनासिक का प्रयोग नहीं कर सकते, यानी चंद्रबिंदु का प्रयोग नहीं कर सकते। आप लिख लेना, ये सभी के सभी हमारे क्या है दोस्तों, ये हमारे अनुनासिक हैं, ये हमारे क्या है, निर्नुनासिक। लिख लो फर्स्ट से। जी हाँ, साथियों फटाफट। तो दोस्तों, स्वर को हम यही समाप्त करते हैं और बात करते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, उसमें बात कर लेते हैं, फिर बेहतरीन तरीके से व्यंजन पर हम बातचीत करेंगे। आइए बराबर देखो, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण स्थान के आधार पर, जी हाँ, उच्चारण स्थान के आधार पर
स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 5। उच्चारण स्थान देखिए जरा, उच्चारण स्थान क्या है? फटाफट देखिए दोस्तों, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और क्या होता है? ओष्ठ होता है। लेकिन अगर नाम की बात करें, नाम क्या होता है इसका? कंठ को हम लिख सकते हैं कंठे, तालु को तालव्य, मूर्धा को मूर्धन्य, इसको लिख सकते हैं दंत को दंते, ओष्ठ को लिख सकते हैं ओष्ठे। ये नाम हो गया। बाकी अगर हम बात करें प्रिय साथियों, इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे, कैसे कैसे आएंगे, इन तमाम भूमिकाओं पर हम चर्चा करने वाले हैं। यहां से भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। जी हाँ, आइए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो मित्रों। जी हाँ, आइए जरा देखते हैं कौन कौन से स्वर इसमें भाग लेते हैं। तो जो कंठ होता है ना, इसमें कौन कौन सा स्वर भाग लेता है प्रिय साथियों? याद रखिएगा, स्वर की बात करें तो यहाँ अ आता है। पहले क्या आएगा प्रिय साथियों? अ आएगा। जी हाँ, का वर्ग में कह सकते हैं, या कंठ में क्या आएगा? आ। क्या आएगा? आ। इसके बाद क्या आता है? क वर्ग आता है। क वर्ग का मतलब का, खा, गा, घा, अंगा, ये सभी आएंगे। आ का वर्ग। विसर्ग भी आता है दोस्तों, ये विसर्ग। और याद रखना है भी आता है, जिसे काकल वर्ण कहा जाता है। एक बार इसके साथ तो दोस्तों फटाफट। चलो प्रिय साथियों, बात करेंगे इसमें तालु में। तालु में क्या आता है? स्वर ई और क्या आता है? च वर्ग। जी हाँ दोस्तों, क्या आता है? च वर्ग। च वर्ग का मतलब च, छ, ज, झ, या सभी। ई च वर्ग क्या आता है? या। और क्या आता है दोस्तों? से आता है। अभी हम लास्ट में बताने वाले हैं कि कौन कौन से स्वर हमारे इसमें आते हैं, कितने कितने स्वर हमारे इसमें भाग लेते हैं, कितने स्वर भाग नहीं लेते। ये एग्जाम में प्रश्न आता है। फिर जरा देखो क्या दिया है? मूर्धा यानी मूर्धन्य। मूर्धन्य में कौन कौन से स्वर भाग लेते हैं दोस्तों? जैसे री। फिर क्या होता है? जैसे मैंने दिया ट वर्ग दिया। क्या दिया दोस्तों? ट वर्ग दिया। अब ट वर्ग में क्या आते हैं? ट, ठ, ड, ढ, ड़, यानी ये 5 आते हैं। ट वर्ग आया यानी री स्वर आया, और क्या आता है? रे आता है, और क्या आता है दोस्तों? मूर्धन्य सकार आता है। फिर जरा देखो दंत में क्या आता है, यानी दंते में यहाँ। जी हाँ, फटाफट देखते हैं स्वर आता है कि नहीं आता है। तो जरा ध्यान से सुनो, यहाँ ले आता है, री आता है, और दंते सकार आता है, और क्या आता है? तय वर्ग आता है। क्या आता है? तय वर्ग आता है दोस्तों, इतना याद रखना। फिर ओष्ठे में क्या आता है? कौन सा शब्द आएगा? ऊ आता है दोस्तों। ऊ आता है किसमें? ओष्ठे में आता है। और क्या आता है? प वर्ग। प वर्ग का मतलब क्या हुआ? पा, फा, बा, भा, मा। तो दोस्तों आपको ये जरा ध्यान देना है, जो इंपॉर्टेंट बिंदु बता रहा हूँ। एग्जाम में जो प्रश्न आ चुका है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में, 2 स्वर यहाँ, 2 स्वर यहाँ। फिर देखो 1 स्वर यहाँ है। प्रिय साथियों बहुत भली भांति देखो, यहाँ 2 स्वर है, यहाँ 2 स्वर है, 1 स्वर कहाँ है? यहाँ है, और 2 स्वर यहाँ है दोस्तों। अब आपसे पूछा जाएगा उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण में कितने स्वर भाग लेते हैं? कितने स्वर भाग लेते हैं दोस्तों? कितने स्वर भाग लेते हैं? कितने स्वर भाग लेते हैं? कितने स्वर भाग लेते हैं प्रिय साथियों? तो आपको जवाब देना है 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 स्वर भाग लेते हैं।
कौन कौन से स्वर भाग लेते हैं, तो आपको ये जरूर बताना है आ, फिर क्या ई, फिर क्या बताना है दोस्तों री, फिर क्या बताना है ऊ। ये हमारे याद रखिएगा 7 जो स्वर होते हैं उच्चारण स्थान में भाग लेते हैं। कौन कौन नहीं भाग लेते, जो बच्चे वही नहीं भाग लेते। गलतियां मत करना प्रिय साथियों, इतना याद रखना है। आइए अब आपके एग्जाम में पूछेगा ऊष्म व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है, तो मूर्धा है। आपसे पूछेगा तालव्य सकार का उच्चारण स्थान क्या है, तो तालु है। आपसे पूछेगा दीर्घ आ स्वर का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ है। ऐसे आपसे पूछेगा, एक बार स्क्रीनशॉट लो और संयुक्त स्वर हम बताने वाले हैं। चलो प्रिय साथियों, और देखते हैं कैसे आपको क्या करना है। देखिए अब हम बात करेंगे दोस्तों संयुक्त स्वर के बारे में, जो यहां से भी प्रश्न आता है। संयुक्त स्वर कितने होते हैं, ए, ऐ, ओ और क्या होता है, औ होता है दोस्तों। ये संयुक्त स्वर होते हैं। इनका उच्चारण स्थान अगर कहें तो दोस्तों कंठ प्लस तालु, इनका ये उच्चारण स्थान है। उच्चारण स्थान है प्रिय साथियों, गलत मत करिएगा। उच्चारण स्थान क्या है, कंठ तालु। लेकिन नाम क्या होगा, अगर हम बात करें नाम की, तो कंठ तालव्य। क्या होगा, कंठ तालव्य। जब देखो यहाँ, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं उच्चारण स्थान, यहाँ हम लिख दिए नाम। तो ये नाम के नीचे है, उच्चारण स्थान के नीचे है। तो याद रखना हमेशा और हमेशा इसमें क्या आएगा, ए और क्या आएगा, ऐ। फिर दोस्तों ऐसे होता है कंठ प्लस ओष्ठ। कंठ प्लस क्या होता है, ओष्ठ। फिर यहां क्या लिखेंगे, कंठोष्ठ है या कंठोष्ठ आता है, कंठोष्ठ है या कंठोष्ठ ऐसे आएगा, तो गलत मत करिएगा। तो इसमें क्या आएंगे दोस्तों, ओ और क्या आता है, औ आता है। फिर इसके बाद दोस्तों दंत प्लस ओष्ठ क्या होता है, दंतोष्ठ ऐसे आता है। इसका नाम क्या है, ये। तो जरा देखिएगा, यहां से कभी कभी प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाते हैं। उच्चारण यानी संयुक्त स्वर को भी उच्चारण स्थान में रखा गया है। बहुत ध्यान से सुना, पूछेगा संयुक्त स्वर को कहां रखा गया, तो संयुक्त स्वर को उच्चारण स्थान में रखा गया। कंठ प्लस तालु यानी कंठ तालव्य में ए ऐ आते हैं, कंठ प्लस ओष्ठ यानी कंठोष्ठ में ओ औ आते हैं, लेकिन दंत प्लस ओष्ठ दंतोष्ठ में व आता है। इतना आपको याद रखना है, और इससे ज्यादा इसमें स्वर में प्रश्न नहीं आते हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अब जरा देखो, कई बार बच्चे बहुत संस्कृत में हो जाते हैं, एग्जाम में प्रश्न पूछता है तो उनके दिलो और दिमाग काम करना बंद कर देते हैं दोस्तों। अब मैं भी बता दूं कि एग्जाम में प्रश्न आया कैसे। यही था, दिया था वहां ओ आ ऐसे था, फिर ए ओ। बहुत वाली बात सुनना, मजेदार टॉपिक है प्रिय साथियों। 4 ऑप्शन ऐसे था, पूछा था इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, दीर्घ स्वर नहीं है, इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है। जबकि बच्चे क्या पढ़ते हैं, दीर्घ स्वर तो होते हैं कितने, 7 होते हैं, और उनको यही पता है दीर्घा, दीर्घी, दीर्घु, ए, ऐ, ओ और क्या होता है, औ। बच्चों को यही पता है। तो बच्चे सोचते हैं यार दीर्घ स्वर तो सभी हैं, दीर्घी, दीर्घा, दीर्घु, ओ,
लेकिन दिमाग लगा के वहां प्रश्न करिएगा। प्लीज साथियों, पूछा था दीर्घ स्वर नहीं है, फिर बता रहे हैं, एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा मित्रों। मैं प्रश्न वैसे वैसे कराने वाला हूं जहां से आपके एग्जाम में आते हैं, और जैसे आते हैं वैसे हम कराने वाले हैं। पूछा था दीर्घ स्वर का उदाहरण नहीं है इन 4 आसनों में से। अरे ये दीर्घ स्वर नहीं है। जब ये कह रहा है दीर्घ स्वर नहीं है तो मतलब दिमाग लगाओ, ये किसमें आता है? संयुक्त स्वर में। प्रश्न का जवाब जैसे पूछे वैसे आपको करना है। एक बार स्क्रीनशॉट लो। मजा आया हो तो लाइक वाला बटन जरूर प्रेस करके जाइएगा मित्रों। और इस बार हम व्यंजन फर्स्ट रिवीजन कराने वाले हैं, संपूर्ण व्यंजन खत्म कर देंगे। इसके बाद हिंदी व्याकरण का दूसरा चैप्टर लेकर आएंगे जो आपके सिलेबस में है। एक बार स्क्रीनशॉट लो मित्रों। जी हाँ, तो प्लीज साथियों, आज तक मेरी कक्षा यहीं तक। आपका भाई, आपका दोस्त अपनी वाणी को विराम देता है। आप लोग तैयार रहिए, ताबड़तोड़ पढ़ने के लिए तैयार रहिए दोस्तों। मेरी ये गारंटी, जब मैंने कहा 20 दिन में संपूर्ण हिंदी व्याकरण खत्म करेंगे, सिर्फ आप वही पढ़ो जो आपको लगे कि कुछ नया मिल रहा है। तब तक के लिए मित्रों, आपका भाई, आपका दोस्त अपनी वाणी को ही विराम देता है मित्रों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।